अस्सलामुअलैकुम। बहुत कम लोग जानते हैं कि सिंध का मशहूर हुक्मरान राजा दाहिर, जिसे राजा डाहर भी कहते हैं, राजा डाहिर भी कहते हैं, वो दरअसल कौन था और उसके ख़ानदान को सिंध की हुक्मरानी कैसे मिली। तो ये सब बातें आज हम आपको बता देते हैं। तारीखी हक़ाइक़ की छान पटक करके ये तमाम बातें मुस्तनद तारीख से बयान मैं करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में। तो गौर से समाअत फरमाएँ कि सिंध उस दौर में उन इलाक़ों पर मुश्तमिल था जिन पर आज पाकिस्तान है, यानी सिंध का इलाका, पंजाब, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और यहाँ तक कि कश्मीर तक, और इधर ईरान का कुछ इलाका भी सिंध में शामिल था, यानी सारा इलाका ये सिंध कहलाता था, इतना बड़ा इलाका। तो इतने बड़े सिंध पर ये तारीख़ी हक़ाइक़ बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो तारीख़ में लिखी हुई है आप देख सकते हैं तारीख़ों उठा के। तो इतने बड़े सिंध पर तकरीबन 185 सालों से राजपूत ख़ानदान की हुक्मरानी थी, राजपूतों की हुक्मरानी थी, जिन्हें आमतौर पर गैर सिंधी कहा जाता है। हालांकि हकीकी असली सिंधी राजपूत हैं। ये तारीख में आप देख सकते हैं। राजपूत यानी राय, राणा ख़ानदान की हुकूमत थी, राय ख़ानदान की हुकूमत थी। बाद तारीख नवीसों का कहना है कि यह हुक्मरान ख़ानदान तूर ख़ानदान था, यानी तूर राजपूतों का ये ख़ानदान था, तूर ख़ानदान था। ख़ानदानों राजपूतों की जो शाख है तूर, वो ख़ानदान सिंध पर हुक्मरानी कर रहा था। और हाकिम का जो नाम है वो है राय सहासी। अच्छा, तूरों का जिक्र सिंध की तारीख में भी मिलता है, और ये सुमरा खान दौरे हुकूमत में, सुमरा ख़ानदान का दौरे हुकूमत है, उसमें भी तूर और तूरी का जिक्र मिलता है, नाम मिलता है। बहरहाल उस वक्त सिंध पर राजपूत ख़ानदान हुक्मरान राय सहासी, उसका नाम था राय सहासी द्वैम, बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ, शान और शौकत के साथ हुकूमत कर रहा था। राय सहासी राजपूत, वो बुद्ध मत का मानने वाला था। ठीक है जी, बुद्ध मत का मानने वाला था, और सिंध के अक्सर लोग बुद्ध मजहब पर ही यकीन रखते थे। तो ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में एक ब्राह्मण नौजवान, ब्राह्मण जिसको बोलते हैं ब्राह्मण नौजवान, जो कि इंतहाई खूबसूरत और ज़हीन और चालाक था, वो आया। उसका नाम चच था, चच। और चच का जो ख़ानदान था वो कश्मीर से अरोड़ आया अपने मुआशी मसाइल के लिए। कश्मीर से उसके ख़ानदान ने हिजरत की और अरोड़ यानी रोहड़ी के जो मंदिर थे उनमें आकर उन्होंने अपना बसेरा किया, और उन्होंने राम राम वहाँ पे अपना शुरू कर दिया। ब्राह्मण जैसे सैयद है मुसलमानों में, इसी तरह ब्राह्मण एक मुतबर्रक कौम है जो कि लड़ना नहीं जानती, लेकिन वो एक बहुत ही हिंदू मज़हब की मुतबर्रक कौम है। जैसे हमारे यहाँ सैयद लोग होते हैं, कहा जाता सैयदों को, इसी तरह वो ब्राह्मण। तो वो उन्होंने आके रोड़ी के मंदिरों में राम राम शुरू कर दिया। वो कश्मीर से आए, उनके बड़े ख़ानदान, और उसमें जो आए थे कश्मीर से, उसमें चच का वालिद
असलाइज सलाइज नाम था उसका, चच का वालिद, या और राजा दायर का दादा सलाइज था। और उसका राजा दायर का जो चाचा था, चच का छोटा भाई चंद्र भी वहाँ उनके साथ थे। तो चच ने राय सहासी के वजीर खास, जिसका नाम था बुधेमन, चच ने राय सहासी जो राजा था उसके वजीर खास बुधेमन हाजब राय, उसका पूरा नाम था बुधेमन हाजब राय, के सामने पेश होकर अपनी दानिशमंदी का मुजाहरा किया। तो उसने उसे अपना मुआविन कातिब रख लिया, उसके वजीर खास ने अपना मुआविन कातिब रख लिया चच को। तो एक दिन बादशाह ने हाजब राम को किसी काम के सिलसिले में बुलाया, तो वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। उनकी जगह पर चच सासी राय के सामने पेश हुआ, बादशाह के सामने चच पेश हुआ, और जो काम उसे दिया गया बादशाह की तरफ से उसने निहायत ही खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिया। तो बादशाह जो था सासी राय बहुत खुश हुआ कि कदरदान शख्स है ये, और खुश होकर उसने उसे अपना नायब कातिब बना लिया, अपना नायब कातिब उसे मुकर्रर कर दिया। बाद में जब हाजब राय का इंतकाल हुआ तो उसके मरने के बाद बादशाह ने चच को अपना वजीर ख़ास मुकर्रर कर दिया, उसकी जगह पे वजीर ख़ास बना लिया। फिर किसी घरेलू तकरीब में चच का आमना सामना बादशाह की खूबसूरत बीवी रानी सोहनी देवी, उसका नाम था रानी सोहनी देवी, उससे उसका आमना सामना हुआ। दोनों की नजरें मिली तो रानी ने उसे अपने लिए पसंद कर लिया। रानी ने, बादशाह की जो रानी थी, उसने उसे अपने लिए पसंद कर लिया। चंद खुफिया मुलाकातें हुई और दोनों ने मिलकर एक प्लान बना लिया। बादशाह बीमार हुआ या कर दिया गया, और जब करीबुल मर्ग हुआ तो उसे महल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया और लोगों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत के जो दावेदार थे, उमरा और वज़रा, जिनसे रानी सोहनी देवी और चच को ख़तरा था, उन्हें बादशाह से मुलाकात करने का बहाना बनाकर एक एक करके महल के अंदर बुलाया गया और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। एक एक करके बुलाया कि बादशाह आपसे मुलाकात करना चाह रहा है, और जंजीरों में जकड़ दिया गया। फिर बादशाह के उन रिश्तेदारों को, ताल्लुकदारों को बुलाया जिन पर जुल्म किया गया था, उन लोगों ने जुल्म किया था, अमीरों ने और उमरा ने, उनको बुलाया और उन्हें कहा गया कि आप इन लोगों से, जिन्होंने आप पे अपना जुल्म किया है, इनसे अपना इंतकाम ले सकते हैं, आप इंतकाम ले सकते हैं। इस तरह साजिश करके उन्होंने तमाम मुखालफिन को कत्ल करवा दिया। वो जो मजलूम लोग आए थे, उन्होंने उन सबको एक एक करके कत्ल कर दिया, उनके हाथों कत्ल करवाया। और इस तरीके से मलका रानी सोहनी देवी ने आर्जी तौर पर चच को बादशाह का जानशीन मुकर्रर कर दिया। चंद दिनों के बाद सहासी राय की मौत का ऐलान करके रानी सोहनी देवी ने और उन लोगों ने जो उनके साथी थे, जिन्होंने उनको कत्ल किया था मिलके, मुखालफिन को, उन लोगों ने मिलकर चच की ताजपोशी की, ब्राह्मण जो चच था उसकी ताजपोशी की और उसे सिंध का हुक्मरान बना दिया गया। और रानी सोहनी देवी ने उससे शादी कर ली। हालांकि ब्राह्मण अकीदे में किसी भी ताज़ा बेवा होने वाली औरत से शादी करना जायज़ नहीं था। इसके बावजूद उस ब्राह्मण ने अपने अकीदे को तोड़कर, अपनी रवायात को तोड़कर उसी रानी से, मलका से शादी रचा ली। और जब इन मामलात की खबर
राय साहसी राय के भाई मेहरत को हुई। उसका भाई था साहसी राय का भाई छोटा मेहरत, जो कि चित्तौड़ का हुक्मरान था। उसे जब इन हालात का इल्म हुआ, इस साजिश का इल्म हुआ, तो वो अपना लाव लश्कर लेकर मुकाबले के लिए आया। चच बड़ा परेशान हुआ। क्यों? कि ब्राह्मणों का काम लड़ना नहीं होता, वो तो अपने मंदिरों में होते हैं। लड़ाई काम ब्राह्मणों का नहीं होता। तो उसे कोई तजुर्बा नहीं था जंग का, वो बहुत खौफजदा हुआ। तो रानी ने उसे तसल्ली दी और रानी ने के मशवरे से फिर उन्होंने एक साजिश तैयार की, दोबारा फिर एक साजिश तैयार की रानी ने और उसने चच ने। और जब मेहरत जंग में उसके सामने आया जंग करने के लिए, तो चच ने कहा कि फ़ौज को मरवाने से क्या फ़ायदा, ऐसा कर लेते हैं हम दोनों आपस में मुकाबला कर लेते हैं, फिर जो जीत जाए वो हुक्मरान। ये पहले होता था आम तौर पे, पहले दौर में इस तरह के चैलेंजेस होते थे। तो इस बात को मेहरत ने बखुशी कबूल कर लिया। उसे इल्म था कि ये तो ब्राह्मण है, इसे क्या पता लड़ाई का, ये तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इसको एक सेकंड में इसको हरा दूंगा। लिहाजा उसने उसको कबूल कर लिया लड़ाई को। और जब वो आमने सामने आए लड़ाई करने के लिए, तो अभी लड़ाई शुरू हुई ही थी कि उसका साइस, जिसको हमने घोड़ा पकड़ाया था चच ने, वो उसके करीब पीछे से घोड़ा उसके करीब ले आया और चच ने छलांग लगाकर फौरन घोड़े पर सवारी की और तलवार के साथ घोड़े पर चढ़ते ही तलवार हाथ में लेकर घोड़े पे बैठकर उसकी जो है मेहरत, उसका जो भाई था राय साहसी का, उस मेहरत की गर्दन उड़ा दी। ठीक है जी। तो इस तरीके से राजा साहसी राय की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए अब चच जो था वो बिला शिरकत गैरे पूरे सिंध का हुक्मरान बन गया। और वो जो रानी जो थी सोनी देवी, वो उसकी मलका बन गई। और फिर ये हुआ कि सोनी देवी से चच के 2 बेटे पैदा हुए। उसी सोनी देवी से चच के 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम था जय सेना, बड़ा बेटा था जय सेना। और छोटा बेटा जो था उसका नाम था दाहिर, उसका नाम रखा दाहिर या डाहिर। बाद चच ने ब्राह्मण आबाद को फतेह किया। ब्राह्मण आबाद एक इलाका था अलग से, उसे फतेह किया। और ब्राह्मण आबाद का जो राजा था अघम लोहाना, उसका नाम था अघम लोहाना, उसको कत्ल किया। उसको कत्ल करके उसकी बेवा से भी शादी कर ली। चच ने उसकी बेवा से भी शादी कर ली। और उस अघम लोहाना की जो बेवा थी उसके बतन से भी फिर चच की एक बेटी पैदा हुई और जिसका नाम बाई रानी रखा गया। चच की बेटी दूसरी बीवी से पैदा हुई, बाई रानी रखा गया। और ये वही लड़की थी जो तारीख में मशहूर है, जिसके मुतालिक नजूमियों ने बताया था कि जो शख्स भी इसका शौहर बनेगा वही पूरे सिंध का हुक्मरान बनेगा, वही पूरे सिंध का हुक्मरान बनेगा। और इस पेशन गोई को राज में रखा गया। चच ने ब्राह्मण आबाद के मफतुआ ख़ानदान के लोहाना और जाट ख़ानदान का जो समाजी रुतबा था, समाजी आला रुतबा था शाही, उसको घटाकर जलील कर दिया उसको, और शूद्रों के बराबर करके उन्हें जलील और अछूत बना दिया, ताकि वो आगे हमारे मुस्तकबल में ख़तरा ना हो हमारे लिए। चच 671 ईस्वी में फौत हुआ। चच 631 ईस्वी में फौत हुआ। और चच ने 672 ईस्वी में हुकूमत संभाली थी। 672 ईस्वी में चच ने राय साहसी के खिलाफ साजिश करके उसको कत्ल करवा के या मार के, या जिस तरह भी 632 ईस्वी में हुकूमत संभाली, 40 साल हुकूमत की। और 671 ईस्वी में वो फौत हुआ। और चच के बाद उसका छोटा भाई चंद्र, चच का छोटा भाई, दाहिर का चचा, छोटा भाई चंद्र हुक्मरान बना। तो उसने हिंदू मत को छोड़कर बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। उसके बाद चच के छोटे बेटे दाहिर ने, जब उसका इंतकाल हुआ या जो भी हुआ,
तो छोटे बेटे दाहिर ने अपनी काबिलियत की बुनियाद पर हुकूमत को संभाल लिया और वसी तर सिंध का हुक्मरान बन गया। सिंध की सरहदें कश्मीर से बहरा अरब तक के तमाम इलाकों तक फैली हुई थी और इसी राजा दाहिर ने फिर अपनी जो दूसरी वालदा से जो बताया था कि भाई रानी थी, जिसके मुताबिक बताया था कि जो शख्स इसका शोर बनेगा वही हुक्मरान बनेगा, तो तारीख के मुताबिक चच ने उसी अपनी बहन से फिर शादी की। बहरहाल ये तो अल्लाह जानता है क्या हुआ। राजा दाहिर ने उसके बाद राजा दाहिर ने 679 में राजा दाहिर हुकूमत पर बैठा, 679 ईस्वी में, और 712 तक यानी मोहम्मद बिन कासिम के हाथों कत्ल होने तक यानी 33 साल हुकूमत की। राजा डाहिर ने 679 से 712 तक 33 साल हुकूमत की और राजा दाहिर ने तकरीबन 48 या 49 साल की उम्र पाई। ये थी राजा दाहिर की हकीकत और उन्होंने कैसे हुकूमत कायम बनाई सिंध में। और उसके बाद ये है कि गैर मुस्लिम या हिंदू होना कोई ऐब नहीं होता, असल ऐब किरदार का ऐब होता है। असल ऐब किरदार का होता है, कोई किसी का मजहब कोई ऐब नहीं होता। आमतौर पर किरदार का ऐब होता है। जिसका किरदार दुरुस्त है वो एक अच्छा इंसान है, किसी अकीदे का भी हो। लिहाजा जियो, लेकिन सच जानकर जियो, हकीकत जानकर जियो, अंधेरे में मत जियो, रोशनी में जियो और इल्म की रोशनी में जियो। इजाज़त चाहूँगा। आज है 19 अप्रैल 2024 ईस्वी, बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इल्म में इजाफ़ा फरमाएं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।